and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss General Financial Rules 2017. So today, I will discuss Fantabulous MCQ 1. So in this part, I will discuss 10 MCQs with proper explanation. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Today you will get 10 questions and it is according to the latest pattern, and definitely try to listen the video up to the end. Definitely you can get some good questions and you can get some information. So I am going to start 10 MCQs related to the General Financial Rules 2017 and June 2025. It is Fantabulous MCQ 1. First question you see, head of the department means an authority or person not below the rank of a dash to the government of India. मीन्स जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका एक मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए. मिनिमम रैंक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. अंडर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी. सो आप याद रखिए जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका जो मिनिमम रैंक होता है वो डेप्यूटी सेक्रेटरी. इससे नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए डेप्यूटी सेक्रेटरी, इससे नीचे नहीं हो सकता. जो मिनिमम रैंक है डेप्यूटी सेक्रेटरी होना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय डैश. डिपार्टमेंटल regulations of financial character must be approved by DAS, Ministry of Finance, C&AG, Comptroller and Auditor General, CGA, Controller General of Accounts, DOPT, Department of Personnel Training. जो डिपार्टमेंटल डिफरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है रिलेटेड टू द फाइनेंस, जैसे इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक्सपेंडिचर में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और एक्सपेंडिचर राइट डायरेक्शन में होना चाहिए. सो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरी डिपार्टमेंट में है. जो फंड है उसको कैसे एलोकेट किया जाए, तो उसमें जैसे उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, राइट. उस एक्सपेंडिचर से पब्लिक को ज्यादा फायदा मिलेगा. तो ये जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन है फाइनेंशियल कैरेक्टर का, उसको कौन अप्रूव करता है? इट इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, where a doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of GFR rules, the matter shall be referred to the DAS for decision. कोई भी GFR रूल्स में यदि कुछ डाउट अराइज होता है रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन, सो इस मैटर के ऊपर डिसीजन कौन लेता है? ठीक है, कोई भी रूल के ऊपर इफ एनी टाइप ऑफ डाउट अराइजेस on a particular rule, okay, related to the interpretation of any particular rule, then the matter shall be referred to the DAS for decision. ये इस तरीके के मैटर को किसको रिफर किया जाएगा? अगेन C&AG, DOPT, DARPG, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगेन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ये जो DARPG है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यदि कोई भी GFR रूल के ऊपर डाउट अराइज होता है तब उस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिफर किया जाएगा. ओके, उस मैटर के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, all monies received by or on behalf of the government, either as dues of government or for deposit, remittance or otherwise,
shall be brought into government account without delay in accordance with such general or special rules as may be issued under dash। तो उसमें ये क्वेश्चन दिया है कि गवर्नमेंट जो मनी रिसीव करता है, जो ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, रेमिटेंस से जो गवर्नमेंट मनी रिसीव करता है, कोई डिपॉजिट से मनी गवर्नमेंट जो मनी रिसीव करता है, तो वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा होना चाहिए। इट मस्ट बी ब्रॉट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट विदाउट डिले। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल उसको एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट को जो भी मनी रिसीव होगा, चाहे रेमिटेंस के आकार में, चाहे डिपॉजिट के आकार में, राइट, तो वो गवर्नमेंट अकाउंट को आना चाहिए विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये कौन सा आर्टिकल उसको एक्सप्लेन किया है? ठीक है, इट मे बी इशूड अंडर आर्टिकल 150, आर्टिकल 270, आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2, आर्टिकल 348। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 ये डील किया है कि गवर्नमेंट को जो भी मनी रिसीव होगा, इमीडिएटली इट ब्रॉट इनटू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट विदाउट एनी डिले। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल 150 के ऊपर, आप यहां पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, जो यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है, उसका फॉर्म के ऊपर बोला है कि जो हेड ऑफ द अकाउंट्स होता है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फॉर्म मीन्स क्या चाहिए हमको? फॉर्म मीन्स हमको जो डिफरेंट हेड्स ऑफ द अकाउंट है उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एक्चुअली C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो प्रेस्क्राइब करता है कि इस तरीका का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट हेड ऑफ द अकाउंट को मेंटेन करने के लिए इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा, C&AG किसको क्लैरिफाई करेगा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो फॉर्मेट को, वो फॉर्म को ऑनरेबल प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। मगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट कलेक्ट द आइडिया फ्रॉम द C&AG। तो C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो एडवाइस करता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि ये जो हेड ऑफ द अकाउंट्स है, ये फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो आपको आर्टिकल 150 ये बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स कैसा होना चाहिए, आर्टिकल 150 उसको एक्सप्लेन किया है। द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म as the president may on the advice of the controller and auditor general of India prescribe। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स, कि स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स का जो फॉर्म होगा उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब करेगा और वो इन्फॉर्म करेगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, देन ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, आर्टिकल 150 एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन द फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स मेंटेन्ड अक्रॉस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर है, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एक्चुअली उसको कौन डिसाइड करता है? C&AG। ठीक है, उसको डिसाइड करता है C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसको अप्रूव कौन करेंगे? अप्रूव करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मगर फॉर्मेट एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करता है C&AG। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू प्रेस्क्राइब द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। तो वही है, C&AG एक्चुअली जो गवर्नमेंट अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होगा
वो C&AG डिसाइड करके इन्फॉर्म करता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ओके, वो फॉर्म को डिस्क्लोज करेंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही डिस्क्लोज करेंगे, उसको रिवील करेंगे कि फॉर्मेट यही है। मगर एक्चुअली फॉर्मेट कौन कंस्ट्रक्ट करता है? C&AG। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। क्लियर? ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली जो फॉर्मेट है, अकाउंट्स का फॉर्मेट है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है C&AG और वो एडवाइस करता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, और उसी फॉर्म को यूज किया जाता है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। उस तरीके का फॉर्मेट को यूज किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स में। द फॉर्म इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, दैट इज टू से हेड ऑफ अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्लासिफिकेशंस, ठीक है। द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटेंट जनरल फॉलो दिस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग। देन जो CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एंड जो अकाउंटेंट जनरल है, वो फॉलो करते हैं वो फॉर्मेट को अकाउंटिंग के लिए। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, उसको कौन कंस्ट्रक्ट करता है? उसके ऊपर क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्ट द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एक्चुअली फॉर्मेट है, कंस्ट्रक्ट करता है C&AG, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ठीक है। और फॉर्मेट को आप जानते हो कि जो अकाउंट्स को बेसिकली चेक करता है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो वो फॉर्मेट को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 283 सबसेक्शन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डील्स विथ द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड एंड कॉन्टिजेंसी फंड्स एट बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेवल्स। ये जो आर्टिकल है, ये डील क्या कर रहा है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है कि कॉन्टिजेंसी फंड है, ये किसका कस्टडी में होना चाहिए। और ये आर्टिकल बोल रहा है कि जो कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड एंड कॉन्टिजेंसी फंड्स यूनियन में, स्टेट लेवल्स में, एक्चुअली इसको कौन डिसाइड करेगा? इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। ये पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंसोलिडेटेड फंड्स है, कॉन्टिजेंसी फंड्स है, कि किसका कस्टडी में रहेगा, कितना डिपॉजिट होगा, कितना अमाउंट विथड्रॉ होगा, ये सब लॉ ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल 283 सबसेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इन टू सच फंड्स, द विथड्रॉल ऑफ मनीज देयर फ्रॉम एंड ऑल अदर मैटर्स। तो ये क्लियर है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, किसका कस्टडी में रहेगा, फंड्स कैसे ट्रांसफर होगा कंसोलिडेटेड फंड में, कंटिजेंसी फंड में, ठीक है, कि द विथड्रॉल्स ऑफ मनीज देयर फ्रॉम, कितना अमाउंट एक टाइम में विथड्रॉ किया जा सकता है, ये डिटेल्स, ठीक है, यहां पर है, जो आर्टिकल 283 सबसेक्शन 1 डिफाइन किया है। और थोड़ा देख लीजिए, फंड्स कवर्ड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आप जानते हो कि जो टैक्स रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यू का बात आ जाता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स, इट इज GST, टैक्स imposed on corporation tax imposed on the profit earned by the businessman, traders. इनकम टैक्स जानते हो, द टैक्स लेविड ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है GST, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो रेवेन्यूज कलेक्ट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। और लोन्स, यदि गवर्नमेंट अदर फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेता है, कि वर्ल्ड बैंक से, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये सब कहाँ रहेगा?
कंसोलिडेटेड फंड में। और रिकवरीज, सपोज यूनियन गवर्नमेंट लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि सपोज फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट, सपोज हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट और कोई फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया था, उससे जो रिकवरी किया जाएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। ठीक है, तो ऑल रेवेन्यूज, लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रिकवरीज ऑफ लोन्स। ठीक है, कॉन्टिंजेंसी फंड क्या है? टू मीट अर्जेंट और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स। इमरजेंसी एक्सपेंडिचर, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, अर्जेंट और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर वहां पर होता है, कॉन्टिंजेंसी फंड से जाता है। ठीक है, क्लियर? यहां पर आर्टिकल 283(1) ये बोल रहा है कि हु होल्ड्स द कस्टडी ऑफ दीज फंड्स। ये जो आर्टिकल 283(1) ये बोल रहा है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है, कि जो कंटिंजेंसी फंड है, ये किसका कस्टडी में रहेगा? Who holds the custody of these funds? How money is deposited into and withdrawn from these funds? कैसे मनी डिपॉजिट होगा और मनी विथड्रॉन होगा ये फंड से, और अदर अल्टरनेट प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, ये आर्टिकल 283(1) एक्चुअली डिफाइन किया है। क्लियर? और ये जो आर्टिकल 283(1) है, मैंडेट्स दैट पार्लियामेंट शैल मेक लॉज। एक्चुअली पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि who holds the custody of these two funds, how money is deposited, कि how money can be withdrawn। ठीक है, other procedures actually decide by the law of parliament। ठीक है, और यहां पर ये एक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पब्लिक अकाउंटेंट्स एक्ट 1856 रिपील्ड रिप्लेस्ड बाय लेटर लॉज, एंड अनदर एक्ट आप रिमेंबर कीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ईयर को याद रखिए, पब्लिक अकाउंट्स एक्ट 1856, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स एक्ट 1971। तो ये जो दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 150, आर्टिकल 283(1) बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 150 ये बोल रहा है कि जो फॉर्मेट होगा यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट्स का, कि स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो फॉर्मेट को हु कंस्ट्रक्ट द फॉर्मेट एंड हु अप्रूव इट, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू अप्रूव द फॉर्मेट। ठीक है, और यहां पर जो 283(1) आर्टिकल है, ये डिफाइन किया गया है कि लॉ ऑफ पार्लियामेंट एक्चुअली डिसाइड करेगा कि हु होल्ड्स द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिंजेंसी फंड, कैसे मनी डिपॉजिट होगा इस फंड्स में, कैसे विथड्रॉन होगा, और अदर प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अंडर आर्टिकल 284 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अनदर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऑल मनी इज रिसीव्ड बाय or deposited with any officer employed in connection with the affairs of the union in his capacity as such, other than revenues or public monies raised or received by the government, shall be paid into the dash। आर्टिकल 284 ये डील कर रहा है कि जो भी मनी रिसीव होगा और जो भी मनी डिपॉजिट होगा, उसके लिए एक ऑफिसर जो कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन, इस तरीके का नहीं होगा कि रेवेन्यूज और पब्लिक मनीज रेज्ड, ये सब आ जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में। तो जो ऑफिसर डायरेक्टली डील कर रहा है, सपोज गवर्नमेंट मनी रिसीव कर रहा है, कोई ऐसा डिपॉजिट है उसको ऑफिसर डील कर रहा है, जो ऑफिसर एक्चुअली कनेक्ट विद द यूनियन अफेयर्स, तो वो किस अकाउंट में जाएगा? जो गवर्नमेंट अकाउंट 3 अकाउंट से, एक कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। तो जब कोई ऑफिसर कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मनी रिसीव कर रहा है और कुछ गवर्नमेंट का मनी डिपॉजिट हो रहा है और वो मनी को वो ऑफिसर डील कर रहा है, और इस तरीका का मनी किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वही क्वेश्चन पूछा है। जो आर्टिकल 284 वही बोला है, मगर यहां पर जो मनी रिसीव कर रहा है अदर देन रेवेन्यूज और पब्लिक मनी इज रेज्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको
इसके अलावा, क्योंकि ये तो सब किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, रेवेन्यूज अभी मैं बताया, और पब्लिक मनी इज रेज्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी उसके ऊपर हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आर्टिकल 284 को। तो आप यहां पर याद रखिए, ये जो आप जीएफआर रूल 8 देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्लियरली मेंशन है कि अंडर आर्टिकल 284 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, यदि गवर्नमेंट के तरफ से वो मनी रिसीव करता है तब वो मनी किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और उसमें अदर देन इसको नहीं लेंगे, जो रेवेन्यूज कलेक्शन होता है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसको नहीं लेंगे, कि कोई पब्लिक मनी रेज्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल मनी इज रिसीव्ड बाय और डिपोजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और विथ एनी अदर कोर्ट अदर देन डैश विद इन ए यूनियन टेरिटरी शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट। ये क्वेश्चन पूछा है, आप वही रूल 8 देख लीजिए कि जो भी मनी के डिपॉजिट रिसीव करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी अदर कोर्ट, चाहे कोई फी हो, ठीक है, जो कोर्ट फी हो, इस तरीका का मनी रिसीव करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी अदर कोर्ट, तो वो पब्लिक अकाउंट में जाता है। मगर अदर देन डैश विद इन ए यूनियन टेरिटरी शैल बी पेड इन द पब्लिक अकाउंट। हाई कोर्ट्स, पीएमएलए कोर्ट्स, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये 4 ऑप्शन है। इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो मनी रिसीव करेगा, कोई भी फी रिसीव करेगा, मगर वो पब्लिक अकाउंट में नहीं जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। सुप्रीम कोर्ट जो रिसीव करेगा वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा, और एनी अदर कोर्ट जो भी रिसीव करेंगे वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। मगर इसमें आप एक कोर्ट को चूज कीजिए, तो वो जो मनी रिसीव करेगा वो पब्लिक अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट का जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग है, वो जो मनी रिसीव करेगा उसके वो पब्लिक अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, मगर आप याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट जो भी मनी रिसीव करेंगे, जो भी मनी डिपॉजिट होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट में। मगर हाई कोर्ट जो रिसीव करेगा वो पब्लिक अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर थोड़ा आर्टिकल 284 के मैं बता रहा हूं, यहां पर आर्टिकल 284 बेसिकली पब्लिक अकाउंट के ऊपर है, आप याद रखिए, ये पब्लिक, ठीक है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंस दिया है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो भी रेवेन्यूज है, लोन रेज बाय द गवर्नमेंट, रिकवरीज ऑफ लोन्स, ये सब जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में। उसके अलावा कोई ऑफिसर कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और गवर्नमेंट के तरफ से वो मनी रिसीव कर रहा है, और ऐसा कुछ डिपॉजिट है जो कंसर्न ऑफिसर एक्चुअली डिपॉजिट जो मनी हो रहा है वो कंसर्न ऑफिसर कनेक्टेड विद द यूनियन अफेयर वो मनी को डील कर रहा है, तो वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो सब पब्लिक अकाउंट में जाएगा, यही आर्टिकल 284 बोल रहा है। तो अदर देन रेवेन्यूज, क्योंकि हम जानते हैं जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सपोज आपको कोई पूछेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें क्या क्या, टैक्स रेवेन्यू तो आपको मालूम है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। इसमें आ जाएगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इंपोज होता है, यही है। ठीक है, ये टैक्स रेवेन्यू है। डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स imposed on the income of an individual, corporation tax imposed on the profits of बिजनेस पर्सनल की ट्रेडर्स। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो जीएसटी होगा, गुड्स इंपोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट, डिविडेंड, फी, फाइन,
पेनल्टी, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जो टैक्स में तो दो प्रकार का हम जानते हैं, डायरेक्ट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, ठीक है नहीं। तो अदर देन डायरेक्ट टैक्स और जो भी हम इंटरेस्ट, डिविडेंड, फी, फाइन, पेनल्टी, ये सब है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये सब कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। गवर्नमेंट बोरो कर रहा है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से कि अदर एनी अदर फॉरेन गवर्नमेंट से, वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। गवर्नमेंट कोई सपोज फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया था, उसका रिकवरी हुआ, वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, जो भी मनी रिसीव होता है जो रेवेन्यू के साथ कोई संबंध नहीं है, वो सब पब्लिक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द हैंडलिंग ऑफ नॉन रेवेन्यू मनीज नॉट पार्ट ऑफ द टैक्सेस और फी रिसीव्ड। इसमें आप जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू को मत लीजिए, जो नॉन रेवेन्यू मनीज है, ठीक है, बाय पब्लिक सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सपोज गवर्नमेंट ऑफिसर कोई मनी रिसीव कर रहा है, सपोज कोई पेनल्टी ले रहा है, कोई लॉ ब्रेक कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफिसर पेनल्टी लिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिसर फी कलेक्ट कर रहा है, वो तो सब नॉन रेवेन्यू मनीज है, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। बेसिकली कोर्ट्स का बात आएगा, हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट है कि एनी अदर जो कोर्ट्स है, उनको जो भी कोर्ट डिपॉजिट से, जो स्वीटर्स फंड से जो भी मनी रिसीव करेगा कोर्ट, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। तो दीज मनीज मस्ट बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट, तो आइदर यूनियन और स्टेट। वो ऑफिसर कहां पर काम कर रहा है देखिए, ठीक है। सपोज कोई आप देख लीजिए, कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर फी कलेक्ट होता है, तो उसका एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो हेड है उसका नाम पे फी कलेक्ट होता है, तो वो फी गवर्नमेंट का है, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। वैसे कोर्ट्स में जो कोर्ट डिपॉजिट्स होता है कि जो कोर्ट फी है, वो सब पब्लिक अकाउंट में जाएगा, मगर हाई कोर्ट जो मनी रिसीव करेगा वो पब्लिक अकाउंट में नहीं जाएगा, वो उसका इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, कोर्ट डिपॉजिट्स लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कॉम्पेंसेशन अमाउंट, स्वीटर्स डिपॉजिट्स, ये सब पब्लिक अकाउंट में जाएगा। अर्निंग्स आर रिसीव्ड बाय पब्लिक ऑफिसर्स नॉट रिलेटेड टू टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को उसको मत जोड़िए, जो भी अदर अर्निंग्स और रिसिप्ट्स है, पब्लिक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, वो अर्निंग्स और रिसिप्ट्स वो सब गवर्नमेंट का है, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। कि कोई मनी सीज हो गया और हेल्ड इन कस्टडी ड्यूरिंग लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में कोई मनी सीज किया गया, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अभी आपको पता चला कि कौन सा फंड एक्चुअली वो कंसोलिडेटेड फंड को जाएगा और किस तरीके का फंड है जो मनी रिसिप्ट है वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। और थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बता देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, वो एक है कंसोलिडेटेड फंड, आप जानते हो, एक है कॉन्टिंजेंसी और एक है पब्लिक अकाउंट। तो फर्स्ट वन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो आर्टिकल 266(1), ठीक है, और नेचर मेन फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेन फंड है, ठीक है। इसमें इंक्लूड्स क्या है, कहां से फंड आता है, ऑल रेवेन्यूज, टैक्स, नॉन टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं। ऑल लोन्स रेज बाय द गवर्नमेंट, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, ठीक है, और ऑल मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ओके जाएगा, ठीक है, क्लियर। और उसमें एक्सपेंडिचर है, जैसे हमको जो सैलरी मिल रहा है कि पेंशन, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड से जाता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, नो विथड्रॉल अलाउड। ये जो कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी विथड्रॉल अलाउ नहीं होगा जब तक उसको पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट क्रिटिकल अकाउंट फॉर बजटिंग एंड फिस्कल कंट्रोल इज द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, क्लियर। तो उसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के ऊपर बताया है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंसी फंड, आर्टिकल 267(1), ये इमरजेंसी, ठीक है, बेसिकली इमरजेंसी टाइम में, अनफोर्सिन सिचुएशन में
जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो कॉन्टिंजेंसी फंड से आता है, इम्प्रेस्ड फंड इसको कहा जाता है फॉर इमरजेंसीज। तो इसका जो डिस्पोजल है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है नेचुरल डिजास्टर टाइम, राइट। और ये फंड एक्चुअली कहां से आता है, एडवांस लिया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से एडवांस के आकार में लिया जाता है और इसको रिकूप्ड लेटर थ्रू सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। फिर सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है और उसको इसे एडजस्ट किया जाता है, मगर एडवांस लिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड से। और इसमें जैसे कंसोलिडेटेड फंड है वो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, यहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और ये इसको इम्प्रेस्ड फंड फॉर इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड वन पब्लिक अकाउंट, इसके ऊपर आर्टिकल 284 भी बोला है, ये आर्टिकल 266(2) है। तो यहां पर गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए ट्रस्टी और बैंकर, ओके। गवर्नमेंट को एक ट्रस्टी के आकार में यहां पर डिक्लेयर किया गया है और बैंकर के आकार में, याद रखिए। तो उसमें जो पब्लिक अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन, स्मॉल सेविंग कलेक्शंस, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, सस्पेंशन अकाउंट्स एंड रेमिटेंसेस, अदर रिजर्व फंड्स, ठीक है। ये इसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल, याद रखिए। तो ओनली पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए कंसोलिडेटेड फंड, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए कंटिंजेंसी फंड। और पब्लिक अकाउंट में आप देखिए जो नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट है, आप रेवेन्यू इसको छोड़ दीजिए, जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, कि रिकवरीज ऑफ लोन, ये सब कंसोलिडेटेड में जाएगा। मगर यहां पर सपोज गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ मनी सीज कर रहा है, फी ले रहा है, पेनाल्टी कलेक्ट कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो कनेक्शन विथ यूनियन गवर्नमेंट की कनेक्शन विद द स्टेट गवर्नमेंट और ये मनी जो कलेक्ट कर रहा है वो सब पब्लिक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अरे आर्टिकल 266 सब सेक्शन 2 को भी याद रखिए, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अंडर व्हिच रूल ऑफ जीएफआर it is the duty of the department of the central government concerned to ensure that the receipts and dues of the government are correctly and promptly assessed, collected and daily credited to the consolidated fund or public account। इसमें क्लियरली दिया है कि कौन सा जीएफआर रूल है, जो बोला है कि डिपार्टमेंट का मेन ड्यूटी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ड्यूटी है कि जो भी गवर्नमेंट का रिसिप्ट है, जहां पर मनी रिसीव होना चाहिए रिसीव करेगा, और जो गवर्नमेंट का ड्यूज है उसको करेक्टली कलेक्ट करेगा, उसको प्रॉपरली असेस करेगा, कलेक्ट करेगा, और वो क्रेडिट होगा कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट। आप जानते हो किस तरीके का फंड जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में और किस तरीके का मनी रिसिप्ट जाएगा पब्लिक अकाउंट में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कि प्रॉपरली रिसीव करना, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज है उसको कलेक्ट करना, ठीक है, और प्रॉम्प्टली उसको असेस करना है और उसको ट्रांसफर करना है कंसोलिडेटेड फंड में और पब्लिक अकाउंट में। ये कौन सा जीएफआर रूल उसको डिफाइन किया है, रूल 6, रूल 8, रूल 9, रूल 14, याद रखिए। आप जीएफआर रूल 9 देखिए, क्लियरली मेंशन किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कि जहां पे गवर्नमेंट का मनी रिसीव करना है वो प्रॉपरली रिसीव करेगा, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट ड्यूज है उसको प्रॉपरली रिकवरी करेगा, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करेगा कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। तो रूल 9, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द हेड ऑफ अकाउंट टू व्हिच मनीज शैल बी क्रेडिटेड एंड द विथड्रॉल ऑफ मनीज देयर फ्रॉम शैल बी गवर्न्ड बाय द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ। जो हेड ऑफ अकाउंट से जहां पर मनी क्रेडिट होगा और मनी विथड्रॉल होगा, तो उसका जो प्रोविजन है किस प्रोविजन में उसको क्लैरिफाई किया गया है कि वो प्रोविजंस, सपोज यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रूल्स 1983, अदर जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स आज में भी इशूड इन दिस बिहार। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स है उसमें आप चूज कीजिए कि किसका प्रोविजन से, ठीक है, किसका प्रोविजन से ये ऑलरेडी क्लैरिफाई किया गया है। जो हेड ऑफ अकाउंट है कैसे मनी क्रेडिट होगा और मनी विथड्रॉन होगा, क्या प्रोविजन से। तो उसमें जो 3 ऑप्शन है उसमें क्या करेक्ट है,
इसमें देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990। ओके, इसके हिसाब से कैसे हेड ऑफ द अकाउंट्स में मनी क्रेडिट होगा, कैसे विथड्रॉल होगा, इसको इस बेसिकली रूल्स 1990, जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 है उसमें डिफाइन किया गया है। इसमें भी क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रूल्स, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स 1983, ईयर को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स रूल्स 1983, इसमें भी डिफाइन किया गया है। और थर्ड वन भी, अदर जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स आज में भी इश्यूड इन दिस बिहाफ, कोई जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स भी इशू होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। इन डिपार्टमेंट्स इन विच ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू रिसीव मनीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड इशू रिसिप्ट, therefore in dash form 3, form 2, form 6, form 5। तो इसमें कौन सा एक्चुअली जो फॉर्म है, इसको कौन सा फॉर्म में जो गवर्नमेंट ऑफिसर सपोज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर रिसीव कर रहा है और उसके लिए एक इशू रिसिप्ट देगा ना, जिसे रिसीव करेगा उसको एक रिसिप्ट देगा, तो इसको कौन सा फॉर्म, ठीक है, चाहिए। ओके, फॉर्म 3, फॉर्म 2, फॉर्म 6, फॉर्म 5, इट इज ऑप्शन सी, फॉर्म 6। ठीक है, तो फॉर्म 6 एक्चुअली इसको डिफाइन, एक्चुअली फॉर्म जो यहां पर क्लैरिफाई किया गया है, आप देखिए जीएफआर रूल आप 11 देख लीजिए, रूल जीएफआर रूल 11 सबसेक्शन 2, उसमें क्लियरली मेंशन है कि फॉर्म, ओके, इट इज 6 क्लियरली मेंशन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और रूल को भी बताया, रूल जीएफआर रूल 11 सबसेक्शन 2 में इसको क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर व्हिच रूल ऑफ जीएफआर अमाउंट्स ड्यू टू गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेफ्ट आउटस्टैंडिंग विदाउट सफिशिएंट रीजंस व्हेयर सच अमाउंट्स अपीयर टू बी irrecoverable, the orders of the competent authority shall be obtained for their adjustment। देखिए कौन सा जीएफआर रूल में क्लैरिफाई किया गया है, कोई भी गवर्नमेंट का जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है उसको लेफ्ट आउट नहीं किया जाएगा। जहां पर भी गवर्नमेंट मनी जो आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज है रिकवरी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, where such amounts appear to be irrecoverable, the orders of the competent authority shall be obtained for their adjustment। सपोज ऐसा कुछ अमाउंट है जो रिकवरी नहीं किया जाता है, सपोज पर्सन का डेथ हो गया और वहां पर रिकवरी नहीं कर पाया गया, सपोज द पर्सन अब्सकॉन्ड हो गया, वहां पर मनी को जो गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग है मगर उसको रिकवरी नहीं हम कर पा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्चुअली they cannot recover the government money due to the absconding of the person। ठीक है, कि ड्यू टू द डेथ ऑफ द पर्सन, तो इसमें एक रीजन, सफिशिएंट रीजन होना चाहिए क्यों ये गवर्नमेंट का मनी आउटस्टैंडिंग है, ये गवर्नमेंट ड्यूज ऐसे पड़ा है, इसको रिकवरी नहीं किया गया है, तो उसको एक रीजन देना, सफिशिएंट रीजंस, और जहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अल्टीमेटली एडजस्ट करेगा, क्योंकि वो रिकवरी नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो ये कौन सा रूल उसको डिफाइन किया गया है, ऑप्शन डी, रूल 12। ओके, इसको डिफाइन किया है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग है जिसको रिकवरी नहीं किया जा सकता है और रीजंस है, और उसको अल्टीमेटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इस रिलेटेड में ऑर्डर्स होगा जो उसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये रूल 12 एक्चुअली जीएफआर रूल 12 उसको डिफाइन किया है। तो इसमें मैं 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर बताया, आर्टिकल 150 की, आर्टिकल 283 सबसेक्शन 1 की, आर्टिकल 284, और 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स के ऊपर भी डिफाइन किया। ठीक है, तो फिर मेरा जो नेक्स्ट
वीडियो जस्ट आप वेट कीजिए रिलेटेड टू द जनरल फाइनेंशियल रूल, ऐसे में अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।